IIT जेईई और नीट में बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बनते हैं। एक स्पेशल टॉपिक है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट चैप्टर का, जिसका नाम है आयोनाइजेशन पोटेंशियल। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी, और कुछ बुक्स में लिखा रहता है आयोनाइजेशन एनर्जी। तो अगर आपको किसी भी बुक में IPIE किसी भी नामों से ये टॉपिक मिले तो वो टॉपिक सेम है। सबसे पहले तो मैं इसकी आउटलाइन बता दूं, 2 से 3 मिनट के अंदर हम इसकी डेफिनेशन को क्लियर करेंगे और कौन कौन से फैक्टर इसको अफेक्ट करते हैं, बहुत कम टाइम में इसको देखेंगे। उसके तुरंत बाद इस कॉन्सेप्ट के एप्लीकेशन को देखेंगे कि भाई जेईई और नीट में कितने वैरायटीज ऑफ दी क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं और कैसे आप PYQ को सॉल्व करके आगे आने वाले वर्षों में जो भी IIT जेईई और नीट के एस्पिरेंट हैं उनके लिए बेनिफिशियल होगा। मैं इस सेशन में वही टॉपिक आपको दे रहा हूं जो आपसे पूछे गए हैं, जो आपसे पूछे जा सकते हैं। हम लोग फालतू कोई भी बात ना करके मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक का डिस्कशन करेंगे और उसके सारे PYQ सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आयोनाइजेशन पोटेंशियल। अगर मैं आपसे बोलूं कि इस वर्ड का मतलब क्या होता है, तो भाई आयन का मतलब होता है या तो पॉजिटिव बन जाए या तो निगेटिव बन जाए, या तो केटायन बन जाए या तो एनायन बन जाए। बट आयोनाइजेशन पोटेंशियल में प्यारे बच्चों हम केवल केटायन की बात करते हैं। और केटायन कैसे बनता है, केटायन कैसे बनता है, मेरा आपसे बस एक सुंदर सा प्रश्न है। केटायन तब बनता है जब किसी एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए तो उस एटम पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा हो जाते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं। ऐसे में सर यहाँ से क्या मतलब है, इस सेंस का मतलब तो कुछ नहीं है, मतलब निकाला जाता है तो मतलब निकल जाता है। चलिए हम इसकी एकदम बेसिक से एक डेफिनेशन बताते हैं आपको कि मान लीजिए ये कोई एक एटम है और इसमें ये सेल है, यहाँ पे प्रोटॉन है और आप सभी को पता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ठीक है, ये जो एटम है प्यारे बच्चों, इसके लिए 3 कंडीशन बता दे रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स और बहुत सारे बुक में आयोनाइजेशन पोटेंशियल की जो डेफिनेशन आपको बताई जाती है वो बताई जाती है कि किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वही उसकी IP होती है। बट अगर डिफिनीशन को हम कंप्लीट करने को बोले, क्योंकि आजकल IIT जेईई और नीट में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं कि व्हिच स्टेटमेंट इज रॉन्ग, व्हिच स्टेटमेंट इज राइट, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं, तो आपको एक्चुअल डिफिनीशन पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो ये जो एटम होना चाहिए प्यारे बच्चों, ये न्यूट्रल होना चाहिए, तो न्यूट्रल होना चाहिए। दूसरी चीज़, ये गैसियस फॉर्म में होना चाहिए, क्योंकि सॉलिड फॉर्म में भाई कोई भी सॉलिड फॉर्म में कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन निकाल ही नहीं सकता, क्योंकि सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होगा, देन वो गैसियस आयन में कन्वर्ट होगा, तब तो वो जाके एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकता है। अच्छा, न्यूट्रल होना चाहिए, गैसियस होना चाहिए और इसके साथ साथ आइसोलेटेड होना चाहिए। अगर ये कंबाइन स्टेट में होगा तो एक इलेक्ट्रॉन कैसे निकाला जा सकता है जब वो एक दूसरे के साथ ऑलरेडी बने हुए हैं। तो इसकी जो सबसे सिंपल डेफिनेशन है, एग्जैक्ट डेफिनेशन है, वो क्या होगी कि किसी भी न्यूट्रल गैसियस आइसोलेटेड एटम से उसके वैलेंस शेल से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी वही उसकी आयोनाइजेशन पोटेंशियल है, वही उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी है, वही उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी है। सर नहीं समझ पाए, अरे ऐसे समझो, ये जो सेल है प्यारे बच्चों इसे हम बोलते हैं वैलेंस सेल, और वैलेंस सेल को ही हम बड़े प्यार से बोलते हैं आउटर मोस्ट सेल। अब आउटर मोस्ट सेल से मान लो एक राक्षस आया भैया, और ये क्या कर रहा है, तुम्हारे आउटर मोस्ट सेल से इस इलेक्ट्रॉन को निकालने की कोशिश कर रहा है। तो जब ये राक्षस इस इलेक्ट्रॉन को निकालने की कोशिश करेगा तो यहाँ पे क्या लगेगी, यहाँ पे लगेगी एनर्जी, और यही जो प्यारे बच्चों एनर्जी है इसी को तो IP बोलते हैं। किसी भी न्यूट्रल गैसियस आइसोलेटेड एटम के वैलेंस शेल से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है उसी को बोलते हैं IP। आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, पर याद रखना ये तीनों टर्म आपको जरूर यूज करना है, क्योंकि एटम अगर न्यूट्रल नहीं ऑलरेडी आयनिक है तो फिर आयोनाइजेशन कैसा भाई, क्योंकि आयन में कन्वर्ट करने पे जो एनर्जी लगी वही तो आयोनाइजेशन है। ओके सर, एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर मेरे पास सोडियम एटम है, ठीक है, सोडियम एटम से हमने क्या किया, इसको एनर्जी दी, IP दिया। अब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो भाई ये केटायन में बदलेगा और एक इलेक्ट्रॉन ये, और यहाँ पे प्यारे बच्चों जो एनर्जी लगेगी वो पॉजिटिव है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी दी गई, ठीक है, तो डेल्टा H की वैल्यू यहाँ पॉजिटिव आएगी। अच्छा, खास बात ये है कि सोडियम के पास 11 प्रोटॉन थे, 11 इलेक्ट्रॉन थे। जब सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो यहाँ 11 प्रोटॉन बचे, 10 इलेक्ट्रॉन बचे, और यही रीजन है कि सोडियम बन गया केटायन। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों सोडियम से सोडियम केटायन बनने के लिए जितनी मिनिमम एनर्जी लगी
वही वैल्यू क्या है, IP है। ये जो पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए लगी एनर्जी है इसे हम IP1 कहेंगे। अगर यही किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालना हो फर्दर, जैसे मान लो Na+ से हमको इलेक्ट्रॉन निकालना हो, ये Na+ है और यहाँ से फर्दर इलेक्ट्रॉन निकालना है दूसरा इलेक्ट्रॉन, तो इसे हम बोलेंगे IP2। और जो यहाँ पे वैल्यू आएगी वो Na++ आएगी और एक इलेक्ट्रॉन, और यहाँ ΔH की वैल्यू पॉजिटिव में आएगी। लेकिन प्यारे बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो सोडियम नोबल गैस बन जाएगा, क्योंकि सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सोडियम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 हो जाएंगे और 10 होते हैं नियॉन में। ऐसे केसेस में होगा क्या, सोडियम अपने इलेक्ट्रॉन नहीं निकालना चाहेगा, तो हमको IP2 में बहुत ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो अगर हम ऐसे जनरली एक आर्डर लिखें प्यारे बच्चों, तो आपको पता होना चाहिए IP1 से IP2 ऑलवेज ज़्यादा होगी और IP2 से IP3 हमेशा ज़्यादा होगी। लेकिन याद रखना प्यारे बच्चों, ये जो केस है ये जनरल है। अगर कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल देके आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो वहाँ पे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे बात करेंगे। सबसे पहले एक छोटा सा आइडिया और आपको जनरेट कर दूं कि अगर ये आपकी छोटी सी पीरियोडिक टेबल है और इसमें हम सभी को पता है कि ऊपर से नीचे होते हैं ग्रुप और लेफ्ट टू राइट होते हैं पीरियड। हाँ बिल्कुल सर पता है, ठीक है, पीरियड है और ये है ग्रुप। आपको पता है जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो एटॉमिक साइज बढ़ती है। अब बहुत सारे बच्चे पूछेंगे सर क्यों बढ़ती है, क्योंकि प्यारे बच्चों नंबर ऑफ सेल बढ़ता है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम में जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो आपको पता चलेगा कि नंबर ऑफ सेल बढ़ते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ सेल जब बढ़ते हैं, मैं यहाँ पे रिलेशन भी लिखते चल रहा हूँ, तो साइज भी बढ़ती है। और जब साइज बढ़ेगी तो न्यूक्लियस की पकड़ इलेक्ट्रॉनों पर से घटेगी, तो किसी भी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी लगेगी वो कम लगेगी। ये न्यूक्लियस भाई इसको पकड़ा नहीं है, अब इसको तुम निकालने आओगे तो आराम से निकाल लोगे। इसका मतलब कि नंबर ऑफ सेल और साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन जो IP है वो साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एज यू नो वेरी वेल कि लेफ्ट टू राइट जब हम किसी पीरियड में जाते हैं तो एटॉमिक साइज विल बी डिक्रीजेस। आप बोलोगे सर हाउ वी कैन से इट, भाई कैसे नहीं, क्योंकि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है और न्यूक्लियर चार्ज साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और आपको एक नया रिलेशन यहां से जनरेट करके मैं दे दे रहा हूं, न्यूक्लियर चार्ज जितना बढ़ेगा IP उतनी बढ़ेगी। क्यों भाई, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज का मतलब न्यूक्लियस के द्वारा इलेक्ट्रॉनों पे मजबूत पकड़। जब न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉनों को अच्छे से पकड़े रहेगा तो किसकी मजाल है तो छेड़े दिलेर को, किसकी मजाल है कि इलेक्ट्रॉन निकाल ले, और इलेक्ट्रॉन निकालने में बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी। तो ऐसे में हमने दो रिलेशन यहां से जनरेट किए कि साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है IP के, न्यूक्लियर चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है IP के। हम क्या बोल सकते हैं कि ऑन गोइंग टॉप टू बॉटम IP विल बी डिक्रीजेस बट बिकॉज एटॉमिक साइज विल बी इंक्रीजेस, बट इन द केस ऑफ पीरियड ऑन गोइंग लेफ्ट टू राइट atomic size will be decreases, hence IP will be increases because nuclear charge is also increases। तो ये था पूरा कॉन्सेप्ट। अब आप बोलोगे सर ये तो मैं समझ गया, ठीक है, पर आपने ये जो बताया सक्सेसिव आयोनाइजेशन पोटेंशियल, क्या ये सारे केस में ऐसा रहेगा? नहीं, ऐसा नहीं रहेगा। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे मैं सबसे पहले तो एक PYQ करवा दूँ, नीट का बड़ा फेमस है, 2019 में पूछा गया है। भाई पूछा गया है कि हमारे पास है बेरिलियम है, बोरान है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, नियॉन है। यही सेम क्वेश्चन नीट 2019 में आया हुआ है। ये कहते हैं कि आप ये बताइए, इसको अरेंज करिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में। यहां से है, ध्यान रखना। सबसे पहले तो देखो भाई, सबसे पहले तुमको करना क्या है, आपको पता है कि ये सारे सेकंड पीरियड के एलिमेंट हैं, ये सारे के सारे सेकंड पीरियड के एलिमेंट हैं। ये आपको पता हो गया कैसे? अरे भैया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, सेकंड पीरियड के हैं बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ऐसे में तुमने पढ़ा कि सर जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज घटती है, इसका मतलब IP बढ़ेगी। तो क्या सर डायरेक्ट हम ऐसे कर सकते हैं? मैंने कहा ना कि ये जनरल केस हो गया। अगर आप डिटेल में देखोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे, तो जो इसका ऑर्डर है तुम जनरली ऐसे लिख दोगे, क्योंकि तुमको बताया गया है कि ऑन गोइंग लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज विल बी डिक्रीजेस, हेंस IP विल बी इंक्रीजेस। लेकिन ये ऑर्डर अगर आप लिखे हो तो गलत होगा। नीट 2019 का ये प्रश्न है। आपको सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देना है कि बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2, ये कंप्लीटली फुल फील्ड है। और केमिस्ट्री कहती है कि जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीटली फुल फील्ड हो वो स्टेबल होते हैं। और किसी भी स्टेबल चीज से अगर तुम एक इलेक्ट्रॉन निकालने जाओगे ना तो एनर्जी बहुत ज्यादा लग जाएगी। तो यही रीजन है कि बेरिलियम का ज्यादा हो जाता है बोरान से, ठीक है। मतलब ये ऑर्डर जो तुम इधर किए हो ये इधर हो जाएगा। तो ज्यादा किसका हो जाएगा? बेरिलियम का, यानी सबसे कम किसका होगा? बोरान का। अब कार्बन के केस में कोई केस नहीं है। अब हम आते हैं नाइट्रोजन के केस में। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो 1s2 2s2 2p3 आएगा। 2p3 को प्यार से देखो तो ये हाफ फील्ड है,
ये कैसा है, हाफ फील्ड है। केमिस्ट्री कहती है कि अगर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, चाहे हाफ फील्ड हो चाहे फुल फील्ड हो, ऐसे केस में स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। अब अगर स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी तो यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन निकालने में ज़्यादा एनर्जी लगेगी। तो बजाय नाइट्रोजन के पहले ऑक्सीजन लिखेंगे, तब नाइट्रोजन लिखेंगे, देन फ्लोरीन एंड देन नियोन। तो ये ऑर्डर आपका होगा आईपी का। नीट 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। मैं ऐसे नहीं आपको केवल कॉन्सेप्ट बता के ऊपर ऊपर बता दे रहा हूँ, मैं कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन यहाँ पे जितने वैरायटी के बनते हैं वो सॉल्व कराऊंगा। इसलिए क्योंकि ये जितने कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ ये कुछ सिलेक्टेड कॉन्सेप्ट है जहाँ से किसी भी एग्जाम में नीट जेईई सीयूईटी में आने ही आने हैं क्वेश्चंस, तो क्यों ना आप अभी से प्रिपेयर रखें। ठीक है, एक बड़ा फेमस क्वेश्चन पूछा गया होता है कि सोडियम 1+ और मैग्नीशियम 1+ में, ध्यान दीजिएगा, एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि सोडियम 1+ और मैग्नीशियम 1+ में किसकी आईपी ज़्यादा होगी। तो आइए सॉल्व करते हैं। सोडियम 1+ का मतलब हो गया भाई नियॉन, क्योंकि जब सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, मैं ऐसे बता रहा हूँ, तो 11 प्रोटॉन हो गए और 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। मैग्नीशियम में 12 प्रोटॉन हो गए और 11 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ऐसे में अगर आप देखोगे तो 12-11 रेशियो लगभग है, 11-10 ये भी रेशियो लगभग है। लेकिन यहाँ पे जब 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लिया सोडियम, और जब नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन किया तो ये तो हो गया भाई स्टेबल। अब किसकी मजाल है यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाले, तो यहाँ पे जो सोडियम प्लस है इसकी आईपी ज़्यादा होगी मैग्नीशियम 1+ से। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे बनाए जाते हैं। मैं 1-2 क्वेश्चंस और यहाँ पे आपको नीट के करवा दे रहा हूँ जिससे आपके कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन 2019 में कराया, ये तो भाई कई बार आपसे पूछा गया है। एक क्वेश्चन पूछा गया है 2007 में, 2007 में नीट का एक प्रश्न पूछा गया है। आइए सॉल्व करते हैं। ये कहते हैं कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंसिस्ट लोएस्ट आईपी। आइए देखते हैं, कहते हैं किसकी आईपी लोएस्ट होगी। कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन्होंने दिया हुआ है। ये मेरे पास एमटीजी नीट की है, जेईई के भी क्वेश्चन मेरे पास हैं। आइए सॉल्व करते हैं। ये 4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ये सबसे पहले लिखते हैं कि 1s2 2s2, मैं बोलते चल रहा हूँ अगर आपको नहीं दिख रहा है, 2p3। बी बोलते हैं ये 1s2 2s2 2p5 3s1। ये सी बोलते हैं प्यारे बच्चों 1s2 2s2 2p6। और ये डी बोलते हैं प्यारे बच्चों 1s2 2s2 2p5। तो भैया सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए ये नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6, तो ये आंसर सही होगा। अगर ये नहीं होता तो ये सही होता, नाइट्रोजन वाला। ओके, तो ऐसे भी क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। मैंने बोला ना कि जनरल कॉन्सेप्ट अलग होता है, बट जब जेईई और नीट के क्वेश्चंस पे आप एप्लीकेशन लगाते हो तो वहाँ पे कॉन्सेप्ट सारी चीज़ें बदलती रहती हैं। तो ये आईपी का पूरा रोड मैप था जो कि बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। कुछ और क्वेश्चंस मैं देख लेता हूँ, अगर बने हैं तो उनको भी करवाऊंगा। किसी भी प्रकार की कोई चिंता मत करना। मैंने कहा ना, अभी देखो यहाँ पे एक प्रश्न पूछा गया है कि हाईएस्ट आईपी किसकी है ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 2010 जेईई मेंस का ये क्वेश्चन है, 2010 जेईई मेंस का ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये कहते हैं भाई हाईएस्ट आईपी किसकी होगी, हाईएस्ट आईपी किसकी होगी। आइए देख लेते हैं। ये कहते हैं कि हमारे पास भाई क्या क्या है, इनके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, एक का नियॉन है और उसके बगल में लिखा है 3s2 एंड 3p2। ठीक है, यानी सीधे शब्दों में ये कह रहे हैं कि सिलिकॉन की बात हो रही है। फिर बी ये कहते हैं कि हमारे पास आर्गन है 10 एंड 3d10 निकल हो गया, और 4s2 ठीक है जिंक हो गया, और 4p3 33 की बात कर रहे हैं। और फिर ये कह रहे हैं जो सी वाला ऑप्शन है हमारे पास नियॉन है, और फिर ये कहते हैं 3s2 है और 3p1 है, और लास्ट वाला ये डी वाला कहते हैं कि हमारे पास हमारे पास नियॉन है, मैं सब लिख दे रहा हूँ, और हमारे पास 3s2 है और 3p3 है। अब आपको ध्यान से देखना है कि इसका आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चंस का पूछा गया है जेईई मेंस 2010 में, और नीट 2000 ये पूछा गया है नीट 2009 में। ठीक है, तो जेईई मेंस 2010 में, उसके साथ साथ ये क्या पूछा गया है, उसके साथ साथ ये पूछा गया है नीट 2000। मैं एक बार फिर से कंफर्म कर लूँ, हाँ नीट 2000, हाँ बिल्कुल नीट 2010, नीट 2009 में और जेईई 2010 में। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। सबसे पहले आप फोकस करिए यहाँ पे, नियॉन 2 2 4, ये सिलिकॉन हो गया, 14 एटॉमिक नंबर है। ये आर्गन 10 28 2 30 3 33, गैलियम जर्मेनियम आर्सेनिक। ठीक है, ये नियॉन है, नियॉन 10 होता है, 2 12 1 13, ये एल्युमिनियम हो गया। ये नियॉन है 2 और 3, ये हो गया फास्फोरस। यहाँ पे देखो तो हाफ फील्ड का केस थोड़ा थोड़ा आ रहा है।
यहाँ पे हाफ फील्ड का केस आ रहा है। आप बोलोगे सर यहाँ भी तो हाफ फील्ड का केस आ रहा है। हाँ प्यारे बच्चों, लेकिन यहाँ पे देखो सेल कम है, यहाँ पे 3p है, यहाँ पे 4p है, और नंबर ऑफ सेल जिसमें कम होते हैं उसकी साइज छोटी होती है, और जब साइज छोटी होती है तो एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, इसलिए ये वाला आंसर सही होगा। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इसे मार के आएंगे, पर याद रखना साइज का भी फैक्टर देखना है। अगर दो केस सिमिलर आ गए, ये दोनों हाफ फील्ड है, इनकी तो बात ही नहीं करनी है, लेकिन इसमें भी साइज देखना है। तो ये कुछ क्वेश्चंस रहे जो आईपी से रिलेटेड आपसे पूछे गए हैं, और ऐसा नहीं कि बस यही आपसे पूछे गए, यही पूछे जाएंगे। इन्हीं पैटर्न पे, इन्हीं कॉन्सेप्ट के बीच से सारे क्वेश्चंस आप कर लोगे। नीचे कमेंट सेक्शन में तुम्हारे कमेंट आने चाहिए अगर किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए। ये जो सीरीज चल रही है आपके सपनों की उड़ान, इस सीरीज में वही टॉपिक डिस्कस किए जाएंगे जो आपके सपनों की उड़ान में आपकी मदद करेंगे। तो उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।